मैं एक जांबाज अपने मिशन से वापसी पर दुनिया की सबसे बड़ी शिकारगाह सुंदरबन में पहुंच चुका हूं। मुकम्मल कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाजमन लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले रोज सुबह सवेरे ही हम नाश्ते से फारिग होकर बड़े शिकार के लिए निकल खड़े हुए। हम सारा दिन जंगल में टहनियां काट कर रास्ता बनाते और शिकार की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। बागरहाट में शिकार की सही निशानदेही करने वालों ने हमें बताया कि एक बड़ी अमेरिकन शिकार पार्टी हमारी आमद से 2 दिन पहले ही यहाँ शिकार के लिए 20 रोज ठहरी थी, लेकिन उनके हाथ भी हिरनों के अलावा सिर्फ एक बंगाल टाइगर आया, और वो भी गाय का चारा बांधते और दरख्तों पर मचाने बांध कर 3 रातों की ख्वारी के बाद। उनके बकौल के एक रोजा शिकार के लिए ये उम्मीद बांधना कि बड़ा शिकार मिल जाएगा हिमाकत है। इत्तेफाकिया किसी चीते या बंगाल टाइगर से मुठभेड़ हो जाए तो उसे अपनी खुशकिस्मती समझिए। बहरहाल जब हम शाम को लौटे तो हम सिर्फ एक हिरन और चीते से मुशाबा एक जंगली बिल्ली का शिकार करने में कामयाब हुए थे। मैंने शिकार पर रवानगी से कबल एक गाइड को शिकार घाट भेजकर अगले रोज 12 बजे दिन एक मोटर लॉन्च का इंतजाम करने को कहा था जो हमें टोवा जाने के लिए उसके नजदीक तरीन घाट तक ले जाए। रात को खाने के बाद देर तक खुशगपियां होती रहीं और अगली सुबह हमने शिकारी घाट का रुख किया। रास्ते में कैसर ने बार बार मुझे इशारे से रफीक को चकमा मजदूर के साथ सरगोशियां करते हुए दिखाया। मैंने हर बार रफीक को कहा कि मेरे साथ चले क्योंकि मैं अकेला उसके बगैर बोरियत महसूस कर रहा हूँ। डाक बंगले के चौकीदार को मैंने 15,000 टका उसकी खिदमत के लिए टिप दी थी। ये टिप उसकी तवक्को से ज्यादा थी क्योंकि ताड़ी, खाने पीने के सामान और उसके बेटे के मारे हुए हिरन के लिए मैं 10,000 टका पहले ही उसे दे चुका था। टोवा के लिए लॉन्च ने हमें 1 घंटे में ही नजदीकी घाट पर पहुंचा दिया। ये घाट दरिया के मगरबी किनारे पर था। रफीक ने मुझे 2 बार कहा कि उसका खास मजदूर वापस जाना चाहता है, लेकिन मैंने सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि हमारी शिकार पार्टी के जितने अफराद हमारे साथ आए थे वो सब हमारे साथ ही वापस जा सकेंगे। हम आधे शिकार के दौरान किसी को भी वापस भेजने और नया मजदूर लेने और उस पर भरोसा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रफीक ने मुझसे इतने करख्त लहजे में इनकार सुनने की तवक्को न की थी, लेकिन डॉलरों की लालच में वो खामोश हो गया। उधर मैं चाहता था कि हमारे सफर और टोवा जाने की इत्तला रफीक किसी को भी भिजवा न सके। इस घाट से हमारा काफिला जंगल में दाखिल हुआ। गाइड को मैंने कह दिया था कि हमें टोवा की तरफ जाना है, लिहाजा उसने पगडंडी का रुख किया। रफीक बिल्कुल खामोशी से मेरे साथ चल रहा था, हालांकि वो बिला रुके बोलता रहता था और इसी चर्ब जबानी के बायस वो दूसरों पर छा जाने की कोशिश करता और अक्सर उसमें कामयाब रहता था। बागरहाट से वापसी पर जब मैंने उसे 2 टोक अल्फाज में चकमा मजदूर को वापस न भेजने का कहा तो शायद पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि मेरा रवैया बदला बदला सा है। डाक बंगले के चौकीदार को भी मैंने उसके मशवरे के बगैर टिप दी थी। चूंकि शिकार के लिए मजदूरों और गाइडों का इंतजाम भी उसने किया था, इसलिए शायद वो ये समझे बैठा था कि हम उसे अपनी शिकार पार्टी का कायद समझते हुए उससे हर बात में मशवरा करेंगे और हतमी फैसला उसी का होगा। टोवा के जंगल का घना हिस्सा अभी शुरू नहीं हुआ था। गाइड ने हमें यहाँ से भी घने जंगल में दाखिल होने से पहले कैंपिंग का कहा। मेरे साथी तो पहले से ही मेरी हैसियत जानते थे, लेकिन गाइड और मजदूर भी अब हर काम मुझसे पूछ कर करने लगे। ये सूरत हाल रफीक के लिए नाकाबिल बर्दाश्त नहीं तो तकलीफ दे जरूर थी। रात के लिए कैंप लगाते हुए मैंने उसकी खामोशी और उसकी बेजारी का सबब पूछा तो वो कहने लगा कि मैं आपका मेजबान हूँ और आप मेहमान, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे मैं आपका अदना मेहमान और अजनबी हूँ। ना तो आप मुझसे किसी बात में मशवरा करते हैं और ना ही मेरी कोई बात मानते हैं। मैंने हंसते हुए रफीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि रफीक साहब, आपको यूं ही गलत फहमी हो गई है कि आपको अहमियत नहीं दी जा रही। मेरे साथियों का लीडर मैं हूँ, इसीलिए वो हर बात के लिए मेरी इजाजत लेते हैं। गाइड और मजदूर आपने भर्ती किए हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ शिकार के दौरान गाइड हमारे लिए लीडर हैं। मजदूरों का काम सामान उठाना और हमारे साथ चलना है। वो तो हमारे कुछ कहे बगैर ही अपनी ड्यूटी खुद ब खुद अदा कर रहे हैं। अगर असल लीडर और मेजबान को आप जानना चाहते हैं तो वो रुपया और डॉलर हैं जिनके बगैर हम शिकार पर आना तो कुजा सांस भी नहीं ले सकते। लिहाजा इस बिला वजह की सोच को छोड़ दें और शिकार का लुत्फ उठाएं। मैंने बेनुसतूर अपनी बात उस पर वाजे कर दी थी जिसे वो यकीनन समझ भी गया था, लिहाजा थोड़ी देर में ही वो नॉर्मल हो गया। कैंप में रात के खाने का इंतजाम भी गाइड ने किया था।
घाट से उसने ढेर सारी मछली खरीद ली थी और चावल हमारे स्टॉक में थे। मैंने घाट से कैंप तक के सफर के दौरान महसूस किया कि शिकारी घाट के मुकाबले में इस घाट पर आमद और रफ्त निस्बतन बहुत कम थी। मेरे पूछने पर गाइड ने बताया कि अव्वल तो ये इलाका दलदली है और दूसरे भारतीय सरहद करीब होने के बायस लोग इस तरफ आने से कतराते हैं, क्योंकि सन 71 की जंग के दौरान भारतीय पेशकदमी को रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज ने यहाँ बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं, जिन्हें अब तक निकाला नहीं गया, और इन सुरंगों के फटने से बीसियों हलाकतों के बाद लोगों की आमद और रफ्त सिर्फ जंगल के करीबी देहातों तक महदूद हो चुकी है और सिवाय पगडंडियों के लोग इधर उधर जाने से घबराते हैं। उसने मजीद कहा कि हमारा सफर भी पगडंडियों पर ही होगा। टोवा से आगे कालीगंज का इलाका बारूदी सुरंगों से पाक है, लिहाजा असल शिकार की तलाश हम उसी इलाके में करेंगे। मुझे भारतीय समझते हुए गाइड ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज को सलवातें सुनानी शुरू कर दी। मैं कुछ देर तो खामोश रहा, लेकिन जब उसकी बकवास बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो मैंने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि हम यहाँ शिकार और तफरीह के लिए आए हैं, जंगी और सियासी बातें करने के लिए नहीं, लिहाजा शिकार की बात करो या चुप रहो। अगली सुबह मैंने रवानगी से पहले रफीक को कहा कि वो शिकार पार्टी को चलने का ऑर्डर दे और काफिले के लीडर की हैसियत से गाइड के साथ चले और उसे हिदायत दे। मैं चाहता था कि उसकी कायद बनने की तशनगी भी पूरी हो जाए, क्योंकि आगे जाने का सफर तो उसने अपने कदमों से तय करना था, लेकिन उसकी वापसी मजदूरों के कंधों पर होनी थी। मैंने अपने साथियों और मजदूरों को कह दिया था कि किसी भी हालत में पगडंडी से बाहर कदम न रखें। घना जंगल शुरू हो चुका था और पगडंडी और दोनों अतराफ जंगल की जमीन सीमज़दा थी। बांग्लादेश के दरिया पद्मा और भारतीय दरिया हगली के ये दरमियानी इलाका इनके डेल्टाओं और गैर मामूली बारिशों की वजह से दलदलों और हशरातुल अर्ज से भरा पड़ा था। आपको शायद इल्म न हो कि सुंदरबन के जंगलात का 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। सुंदरबन के जंगलात में सरहद की सही निशानदही नामुमकिनुल अमल है। अगर कोई ऐसा करना चाहे तो इस फर्जी हदबंदी में सैकड़ों हजारों दरख्त आधे बांग्लादेश और आधे भारतीय सरहद में होंगे। टोवा पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। कोई शिकार तो हमें दिखाई न दिया, अलबत्ता सांप और जोंकें बकसरत थीं। बंदर और लंगूर भी दरख्तों पर कूदते और छलांगे लगाते अक्सर दिखाई दिए। गाइड ने हमें बताया कि इस जंगल में लंबी दुम वाले ऐसे लंगूर भी हैं जिनकी जिस्मानी साख्त और ताकत इस कदर ज्यादा है कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त को फलांगने के दौरान अगर उन्हें दूसरे दरख्त पर कोई खतरा महसूस हो तो आधे रास्ते से ही फजा में पलट कर कूदने वाले दरख्त पर आ जाते हैं। टोवा एक छोटा सा कस्बा था। हमने अपना कैंप कस्बे की हुदूद में ही लगा दिया। सारे बांग्लादेश की तरह यहाँ भी शाम ढलते ही हू का आलम छा गया। गाइड ने बताया कि यहाँ के बाशिंदे सरे शाम ही घरों में चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर जंगली चीते या बंगाली टाइगर शिकार न मिलने की वजह से आबादियों का रुख करते और इंसानों का शिकार करते हैं। एक बार इंसानी खून मुंह को लग जाए तो फिर कोई और शिकार उनको नहीं भाता। गाइड ने कहा कि कस्बे के दर्जनों लोग चीतों और बंगाली टाइगरों का शिकार बन चुके हैं। आजकल भी कई आदमखोर इस इलाके में इंसानों के शिकार के लिए फिरते हैं। गाइड की बातों से मुझे महसूस हो रहा था कि आदमखोर दरिंदों के वाकयात को वो बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। एक कामयाब गाइड उसी को समझा जाता है जो शिकार न मिलने की सूरत में ऐसे मन घड़त वाकयात सुनाकर शिकारियों की मायूसी को कम करे और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अरसा जंगल में ठहरने और बड़े आदमखोरों के शिकार की तरगीब देकर अपना मुआवजा खड़ा करे। बहरहाल मैंने अपने कैंप के गिर्द अपने साथियों की पहरे की ड्यूटियां लगा दी और अलाव भी रोशन कर दिया। सुबह पहरेदारों के मुताबिक शेर और चीते तो दूर की बात है, कोई बिल्ली भी कैंप के करीब न आई। अलबत्ता उन्होंने 2-3 मरतबा शेर की धाड़ जरूर सुनी थी। उनके बकौल ये आवाज कम से कम 2 मील के फासले से आई। अगले रोज अलसुबह ही हम नाश्ते से फारिग होकर फिर जंगल में दाखिल हो गए। अब हमारी मंजिल कालीगंज और टोवा का दरमियानी हिस्सा था। यहाँ दलदल भी न थी और जंगल भी ज्यादा घना न था। सुंदरबन का दरमियानी हिस्सा हम पीछे छोड़ आए थे। गाइड ने हमें बताया कि बंगाली टाइगर और चीते अक्सर उसी इलाके में मिलते हैं, क्योंकि घने जंगल में उनको शिकार मिलने और भागते शिकार का पीछा करने का मौका नहीं मिलता और दलदल भी उनके चलने फिरने में रुकावट बनती है। टोवा से कालीगंज बमुश्किल 8-9 मील के फासले पर था और ये दोनों कस्बात भारतीय बॉर्डर के बिल्कुल करीब थे। हमने तकरीबन आधा रास्ता तय किया था कि हमें पगडंडी के करीब ही एक अध खाए हिरन का बकिया हिस्सा दिखाई दिया। गाइड ने बताया कि ये यकीनन किसी बड़े चीते या शेर का शिकार है।
शिकार के बाद ये पेट भरने पर अपने शिकार का बकिया हिस्सा झाड़ियों में छुपा कर रख देते हैं और दूसरे रोज भूख लगने पर दोबारा वहीं आकर बकिया हिस्सा खाते हैं। इस वक्फे में गोश्त खस्ता होकर उनके लिए और लजीज हो जाता है। दूसरे जंगली जानवर भूखे होने के बावजूद शेर और चीते के छोड़े हुए शिकार को सूंघते तक नहीं, क्योंकि उन्हें जंगल के बादशाह का खौफ होता है। गाइड की हिदायत के मुताबिक मजदूरों ने हमारा सामान यहाँ से कुछ फासले पर एक दरख्त तले रखा। गाइड ने हवा का रुख देखते हुए हमें शिकार के मशरकी जानिब ले जाकर 2-3 दरख्तों तले बिठा दिया। उसने हवा का रुख इसलिए देखा क्योंकि शेर या चीते को उस तरफ आते हुए हमारी बू न आ जाए और वो डर कर शिकार तक आए बिना वापस न लौट जाए। मैं भी सोच रहा था कि मेरे शिकार बल्कि शिकारों के लिए ये मुनासिब तरीन जगह है। नक्शे के मुताबिक भारतीय हेलीकॉप्टर ने भी कमोबेश इसी इलाके के ऊपर से गुजरना था। शिकार पार्टी में मेरे साथियों, मजदूरों, रफीक और गाइड्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हमें सिर्फ 1-2 करीबी दरख्तों पर बैठना मुमकिन न था। इसलिए गाइड्स के मशवरे को नजरअंदाज करते हुए मैंने गैर मुसल्लह मजदूरों और गाइड्स को दरख्तों पर बैठने का कहा, जबकि मैंने और मेरे मुसल्लह साथियों ने जमीन पर ही 2 दरख्तों की ओट में बैठने का फैसला किया। रफीक खासा डरा हुआ था। उसने साफ इनकार कर दिया और एक दरख्त के तने पर जा बैठा। मैंने साथियों को कहा कि हम आधे दायरे की सूरत में बैठेंगे, क्योंकि अगर शेर आया तो उसे हलाक करने की कोशिश में खुद अपने साथियों की गोलियों का शिकार न हो जाएं। मैं यहाँ इस हकीकत का एतराफ़ करता हूँ कि बड़े शिकार का हम में से किसी को भी तजर्बा नहीं था, इसलिए रिवायती तरीके से हटकर और मचाने बनाकर शिकार करने की बजाय मैं अपने वज़ा किए हुए तरीके पर अमल कर रहा था। मेरे इस फैसले की बुनियादी वजह ये थी कि हमारे पास अव्वल तो रिवायती तरीके से शिकार करने के इंतजामात के लिए ना तो वक्त था और ना ही इस तरह के शिकार का साजो सामान हमारे पास था। मेरे साथियों समेत मुझे भी ये ख्वाहिश या शौक नहीं था कि शिकार का सेहरा किसी एक के सर बंधे। हमारे पास ऑटोमेटिक राइफलें और 2 सब मशीन गन्नें थीं, जिनकी 2-3 गोलियां भी शेर को ढेर कर सकती थीं। मैंने एहतियातन एक तदबीर की थी कि अपने साथियों में से 3 की ये ड्यूटी लगा दी कि हमारे अक़ब को महफूज रखने के लिए अपना रुख पिछली जानिब रखें, क्योंकि शेर के आने का कोई मखसूस रास्ता नहीं था और ये भी मुमकिन था कि हम तो उसके छोड़े हुए और खाए हिरन पर नजरें जमाए बैठे रहें और वो हमारी पुश्त से आकर हम पर हमलावर हो जाए। गाइड के मुताबिक शेर उमूमन तकरीबन आधी रात को अपना बचा हुआ शिकार खाने आता है। अंधेरा फैलते ही हमने अपने सामान रसद से जो कुछ भी हाथ लगा खाकर पेट की आग बुझाई और अपने तयशुदा जगहों पर दरख्तों की ओट में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही हमें शिकारियों की मुश्किलात और अजियतों का बखूबी एहसास हुआ। बड़े बड़े मच्छरों, मकोड़ों और बड़ी चींटियों ने काट काट कर हमारा बुरा हाल कर दिया। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा न था जो उनकी पहुंच से बाहर हो। जहां मच्छर नहीं जा सकते थे वहां चींटियों ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। मेरा चेहरा उन दोनों का मुश्तरका तख्ता मश्क बना हुआ था। 3 घंटे से ज्यादा अपने खून से उनकी मेजबानी करते करते मैं बेहाल हो गया और बाज आए इस शौक से हम कहकर उठने ही वाला था कि साथियों से कहूं कि वो भी शिकार का ख्याल छोड़ें कि अचानक ही पहले बंदरों के चीखने की आवाजें आईं और साथ ही दरख्तों पर बसेरा करने वाले परिंदे भी अपने घोंसले छोड़कर उड़ने लगे। उनकी मिलीजुली आवाजों से खौफ साफ जाहिर था। मैंने सुन रखा था कि ऐसा शोर तभी मचता है जब कोई बड़ा दरिंदा करीब हो। मैं दम साधे वहीं बैठा रहा और अंधेरे में अंदाजे से नजरें बचे हुए शिकार पर गाड़ दी। अचानक ही मुझे शिकार से कदरें बाएं जानिब 2 जलती हुई मशलों जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सुन रखा था कि अंधेरे में शेर की आंखें ऐसे ही चमकती हैं। ये रोशनी हरकत नहीं कर रही थी। अगर ये किसी दरिंदे की आंखें थी तो यकीनन उसे भी हमारी यहाँ मौजूदगी का एहसास हो चुका था और मेरा कयास था कि वो कहीं खौफजदा होकर वापस न पलट जाए। मैंने अपनी सब मशीन गन से उस पर अंदाजे से 6-7 फायर किए। मेरे फायर के साथ ही साथियों के फायर की भी आवाजें आईं। इन फायरों के साथ ही शेर की धाड़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। 5 मिनट के इंतजार के बाद मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी वहां पर डाली तो एक बंगाल टाइगर गिरा हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरे साथियों के पास भी टॉर्चें थीं। मेरे रोशन करते ही सबने अपनी टॉर्चें जलाईं। मैं शेर की जानिब बढ़ा तो गाइड ने बुलंद आवाज से मुझे करीब जाने से मना किया, क्योंकि जख्मी और दम तोड़ता शेर भी एक बार अपनी सारी ताकत मुज्तमा करके हमला कर देता है। गाइड की तंबीह को नजरअंदाज करते हुए मैं उसके करीब गया। मेरे साथी भी तकरीबन उसी वक्त उसके करीब पहुंचे। मैंने शेर के सर में 2-3 गोलियां करीब से फायर की, जिनसे वो बिल्कुल ठंडा हो गया। गाइड, रफीक और मजदूर भी दरख्तों से नीचे आए। हमारा शेर एक नर बंगाल टाइगर था। उसके जिस्म पर स्याह मोटी धारियां थीं और कदोकामत और जिस्मानी तौर पर ये आम चीते से बहुत बड़ा था
اور اس کا چہرہ بھی چیتے سے مختلف تھا۔ اسے سر سے پاؤں تک 17-18 گولیاں لگی تھیں۔ ہم نے مزدوروں کو الاؤ روشن کرنے اور کھانا بنانے والے کو چائے بنانے کا کہا۔ رفیق نے کہا کہ اس نے بھی 2 فائر کیے تھے۔ اس کے فائروں کی حقیقت میں اور میرے ساتھی جانتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ یقیناً اس کے فائر سب سے پہلے لگے ہوں گے۔ رفیق اپنے سامان میں سے ایک کیمرہ لے آیا اور ٹائیگر پر ایک پاؤں رکھ کر اور ایک ہاتھ میں بندوق پکڑے قیصر سے اپنی تصویر اتروائی۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یہیں کسی مناسب جگہ کیمپ لگائیں، کیونکہ مارے جانے والے ٹائیگر اور ہمارے فائروں کی آواز سے اس جگہ اب دوسرے درندوں کے آنے کا امکان نہیں۔ رفیق بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم نے ناحق اتنے فائر کر کے ٹائیگر کی کھال کا ستیاناش کر دیا، ورنہ اس کے 2 فائر ہی کافی تھے۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے اناڑی پن اور حماقت کا اعتراف کیا۔ رفیق نے گائیڈ کو کہا کہ اب جیسی بھی ہے ٹائیگر کی کھال اور سر اتروائے، کیونکہ وہ انہیں ہمراہ لے جائے گا اور اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنائے گا۔ ہم نے بقیہ رات سوتے جاگتے گزاری۔ دوسرے روز میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا عذر کرتے ہوئے اس کیمپ میں مزید 24 گھنٹے قیام کرنے کا کہا۔ میرے سر میں واقعی سخت درد ہو رہا تھا، لیکن میرے یہاں قیام کو طول دینے کا مقصد بھارتی ہیلی کاپٹر کی آمد کا انتظار تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر پہلی بار ہی ہیلی کاپٹر ہمارے اوپر سے گزرا تو ہم اس پر فائر کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پہلی بار اس کے گزرنے کی صحیح نشاندہی کر کے اور دوسری بار اس جگہ سے فائر کریں گے۔ کالی گھاٹ یہاں سے نزدیک ہی تھا۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ وہ مزدوروں کو ساتھ لے جائے اور کالی گھاٹ سے خورد و نوش کی چیزیں لے آئے۔ گائیڈوں کے جانے کے بعد میں نے قیصر کو کہا کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بزوکا اور گولے نکالے اور 2-3 بار انہیں چلانے کی مشق کی۔ ہمارا یہ کام خاصا مشکل تھا۔ ایک تو بزوکا صرف سامنے فائر کرنے والا ہتھیار ہے اور اس سے آسمان کی طرف صحیح نشانہ بہت مشکل ہے۔ دوسری دشواری یہ تھی کہ ہیلی کاپٹر ہمیں دکھائی بھی دے جاتا تو بمشکل 10 سیکنڈ ہمارے سامنے اور ہماری رینج میں رہتا، اور ان 10 سیکنڈ میں مجھے اسے نشانہ لینے کے لیے پوزیشن لینا اور فائر کرنا تھا۔ تیسری دشواری یہ تھی کہ ہیلی کاپٹر نے فضا میں معلق نہیں رہنا تھا، بلکہ ہمیں اسے اڑتے ہوئے کو نشانہ بنانا تھا، اور ہمیں بزوکا کے میزائل کی صحیح رفتار کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسے ہیلی کاپٹر سے کتنا آگے فائر کریں تاکہ میزائل کے اس بلندی تک پہنچنے تک ہیلی کاپٹر اس کی زد میں آ جائے۔ میں نے بریگیڈیئر اور کرنل مزمل سے اس وقت جذباتی ہو کر وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن اب مجھے اس مشن میں کامیابی کا بہت کم امکان دکھائی دے رہا تھا۔ قیصر سے صلاح مشورے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے 3 اور ساتھیوں کو اس مشن میں شامل کریں، جو ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہی اپنی آٹومیٹک رائفلوں اور میری سب مشین گن سے اس پر مسلسل فائر کریں۔ بہت ممکن ہے کہ ان کی کوئی گولی کارگر ثابت ہو، ادھر میں اور قیصر بزوکا سے فائر کریں۔ بزوکا سے ان 10 سیکنڈ میں صرف ایک فائر ممکن تھا، اور اس کا میزائل آج کل کے سٹنگر میزائل کی طرح اپنے ٹارگٹ کے انجن کی گرمی کے اخراج کی جگہ کو فالو نہیں کرتا۔ بزوکا کے ایک گولے کے صحیح وقت اور صحیح جگہ پر موونگ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے چانسز بہت کم تھے، جبکہ ان 10 سیکنڈ کے دوران کم از کم 100 گولیوں سے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے امکان بہت زیادہ تھے۔ میں نے حالات کے پیش نظر بزوکا کے فائر سے زیادہ اپنے فائر آرمز پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی دونوں سب مشین گنوں اور آٹومیٹک رائفلوں کو اس مشن کی کامیابی کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت میں بھی میں نے اپنے سینئرز کے دفتری ٹیبل پر بنائے گئے پلانز کو ہمیشہ پس پشت ڈال کر حالات کے پیش نظر اپنی پلاننگ پر عمل کیا تھا، کیونکہ مجھے مثبت نتائج حاصل کرنے تھے۔ میں نے یہاں بھی اپنا وہی طریقہ استعمال کیا۔ قیصر کے ساتھ ہی 4 لڑکوں کو میں نے اپنی دونوں سب مشین گنیں اور دونوں رائفلیں دے کر کہا کہ ہمیں ایک ہیلی کاپٹر کو ہٹ کرنا ہے۔ رفتار کم ہونے کے باعث ہیلی کاپٹر کی آواز اس کے دکھائی دینے سے خاصی پہلے سنائی دیتی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ہیلی کاپٹر کو شست میں لے کر فائر نہ کریں، بلکہ اس کی پرواز کے راستے پر اس سے کم از کم 1 فٹ آگے لے کر مسلسل فائر کریں، اور اس کے دوران پرواز یہ فاصلہ کم نہ ہونے دیں، کیونکہ ان کی گولیوں کو اس بلندی تک پہنچنے میں اتنا وقت لگے گا کہ 1 فٹ آگے فائر کی ہوئی گولیاں اسے ہٹ کر سکیں گی۔ میں نے انہیں تمام اسلحہ دوبارہ چیک کرنے اور پورا لوڈ کرنے کے علاوہ فالتو میگزین علیحدہ کرنے اور نئے میگزین لگانے میں کم از کم وقت صرف کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اس کی پریکٹس کرنے کا کہا۔ مزمل کے دیے ہوئے نقشے کو باریک بینی سے دیکھتے ہوئے میں نے اپنی موجودہ پوزیشن اور ہیلی کاپٹر کے روٹ کا تعین کرتے ہوئے دیکھا کہ جہاں پر ہم کھڑے تھے ہیلی کاپٹر نے وہاں سے 1 میل کے دائرے کے اندر سے گزرنا تھا۔ نقشے کے مطابق میں نے اس جگہ کا تعین کیا جو روٹ کے دائرے کے وسط میں تھی۔ میں نے کئی بار نیم دراز ہو کر بزوکا سے فائر کرنے کی پریکٹس کی، پھر ہم سب اس دائرے کے وسط میں تعین شدہ جگہ پر پہنچے اور لڑکوں کو فائر کرنے کے لیے وہ پوائنٹس دکھائے جہاں سے ہیلی کاپٹر زیادہ عرصے تک دکھائی دے سکتا تھا۔
अपने लिए भी जगह का तयन करके जब हम कैंप में वापस लौटे तो रफीक अभी भी सो रहा था। लड़कों के चेहरे इस मिशन में शिरकत के ख्याल से दमक रहे थे। मैंने नंबर 2 को रफीक और चकमा मजदूर पर खास नजर रखने को कहा। हमारे लिए एक परेशानी मजदूरों और गाइड्स की थी। उनकी मौजूदगी में हेलीकॉप्टर को हिट करने से हमारा ये खुफिया मिशन फौरन ही तश्तज़बाम हो जाता। इसका हल मैंने ये निकाला कि शाम को मजदूरों और गाइड को ये कहकर टोवा भेज दिया कि वो वहाँ हमारा इंतजार करें। हम कालीगंज से वापसी पर उन्हें वहाँ मिलेंगे। रफीक ने मुझसे कई बार पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मैंने उसे टाल दिया और सिर्फ चकमा मजदूर को अपने साथ रखा। रात को हमारी अपनी पार्टी के अलावा सिर्फ रफीक और चकमा मजदूर ही हमारे साथ थे और हमें अगली सुबह का बेचैनी से इंतजार था कि अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और फेसबुक पर भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स फौरन मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।